हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट 3 आज यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। देन चेक्स हम लोग ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं यूनिट 2 में। तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी उनमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देन बिल डिस्काउंटिंग एंड परचेजिंग टॉपिक एक रहेगा यूनिट 3 का। और फिर है एंसिलरी सर्विस ऑफ बैंकर्स एंड ई बैंकिंग। ठीक है, मीन्स जो और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंकर्स। और देन हम लोग ई बैंकिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स। ठीक है, मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देखिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन इसी एक्ट के अंदर दी है। तो क्या हुआ है, जैसे सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आज के ज़माने में, आज के टाइम पे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, एक तो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कैश बेसिस पे इसलिए लोग बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि आपको सारी ही ट्रांजेक्शन का कैश में पेमेंट हो जाए। ठीक है, मोस्टली लोग आजकल क्रेडिट पे गुड्स लेते हैं। और उसमें जब भी गुड्स की सेल, कोई भी गुड्स क्रेडिट पे सेल होता है तो पेमेंट करने के लिए फर्दर डेट को कोई एक काइंड ऑफ चीज़ आप इशू करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं पेमेंट देने के लिए। ठीक है, कोई सर्टेन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, सेलर करता है इशू। ठीक है, जो क्या सर्टिफाई करता है कि डेट क्रेडिटर को पेमेंट करना है एक सर्टिफाइड डेट को। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट देना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ वो डॉक्यूमेंट इशूड कर देते हैं। अब इसमें एक रिस्क भी होता है, ज़रूरी तो नहीं कि सेलर उसी डेट को उतना अमाउंट आपको पे भी कर दे। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं कस्टमर्स। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 आया था, ताकि जितने भी ऐसे काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो इशू करे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट, ठीक है, वो सारी चीज़ों को तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो भी पेमेंट होता है उसे रेगुलेट करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया 1881 में। ठीक है, देन ये देखिए यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन मेंशन है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। It is an act to define and amend the law relating to the promissory notes, bill of exchange and checks, right? The negotiable instruments क्या होता है? Any document transferable from one person to another. Of course, negotiable instruments जितने भी होते हैं, they are transferable from one person to another. However, the act has not defined the term. It merely says that a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. ठीक है, चेक के केस में ही आता है ये कि या ऑर्डर पे या बियरर पे पे करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एंड अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या पता चला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। दे आर प्रॉमिसिंग नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स दैट आइदर पेबल और डिमांड, ठीक है, या एक्सेप्टेंस एंड टू ऑर्डर और टू द bearer. And according to this definition, the following conditions of negotiability के क्या conditions है। पहले तो देखिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो दे शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। An instrument cannot be negotiable unless it is such and in such state that the true owner could transfer by simple delivery or endorsement and delivery. एंडोर्समेंट हम लोगों ने यूनिट 2 में भी देखा था चेक के केस में। इसमें भी हम लोग देखेंगे और के भी केस में, लाइक प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक कंडीशन होती है दैट दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट। देन द पर्सन हु टेक्स इट फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। अगर कोई पर्सन है, सपोज जो बिल ही है, अगर ड्रॉअर ने जो पेमेंट है, सेलर है, उसने आपको बिल दिया हुआ है कि आपको ये सर्टेन डेट को इतना इतना पेमेंट करना है, राइट। तो अगर वो जेन्युइन है, वो इन गुड फेथ में ऑर्डर करना चाहता है, उसके इंटेंशंस है, तो अगर कुछ ऐसा टाइटल है ट्रांसफर में, उसमें कोई डिफेक्ट भी है, तो वो उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा, वो अपने टाइम पे पेमेंट दे देगा। बिकॉज अगर एक सेंस ऑफ प्रॉमिस उसके अंदर होगा कि हमने प्रॉमिस किया था तो हमें पेमेंट देना है। एंड सच अ पर्सन कैन सू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। ठीक है, अपने ही नेम से जो भी नेम उसमें पड़ा हुआ है, अगर वो चेक आपने सपोज ड्रॉ किया, ड्रॉ ने पेमेंट करने के लिए ड्रॉ किया, अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं होता है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, जो लाइबल है पेमेंट रिसीव करने के लिए, वो सू भी कर सकता है। ठीक है, लाइक चेक ही डिसऑनर होता है तो आप नोटिस भी दे सकते हैं, चेक की रिकवरी के लिए टाइम पीरियड दे सकते हैं। तो क्या है, जो भी अगर कोई भी पर्सन है वो रीपे नहीं कर रहा है, देन यू कैन सू अपॉन देम। ठीक,
ठीक, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन एक्ट में भी मेंशन नहीं है, बट इट इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स. एंड इन डिटेल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट. एंड इसमें देखिए हम देखते हैं कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं. जन देखिए कुछ पार्टीज होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में. सेपरेटली जब हम लोग प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है वो उसके बारे में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं हम लोग. सबसे पहला क्या है, बैंकर. बैंकर क्या इंडिकेट करता है, इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक. ठीक है, लाइक पेमेंट अगर चेक से ही आप दे रहे हैं तो चेक कोई बैंक होगा तो जो किसी पर्सन के बिहाफ पे उस चेक के थ्रू पेमेंट देगा, या कोई बैंक होगा जो उस चेक के थ्रू पेमेंट अपने कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, राइट. तो ये सब क्या होते हैं, ये बैंकर्स हैं. कोई भी दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन जो एज अ बैंकर एक्ट कर रही है किसी भी पर्सन के बिहाफ पे. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी इंक्लूड करते हैं इसमें. ठीक है, तो बैंकर में आ जाते हैं कोई भी पर्सन जो एज ए बैंकर एक्ट कर रहा हो, राइट. देन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. ड्रॉई क्या होता है, ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसके बिहाफ पे आपने बिल बनाया होता है या जो पेमेंट जिससे आपको लेना होता है. ठीक है, तो ड्रॉई क्या है, अगर सॉरी जैसे ड्रॉई है या सपोज आपने कोई भी बिल है या कोई भी चेक है, चेक आपने एंडोर्स किया, ठीक है, तो उसमें पीछे आपने नेम मेंशन कर दिया हुआ कि किसे पेमेंट देना है. बट मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि उसे पेमेंट ना मिल पाए या वो उस जगह पे प्रेजेंट ना हो टू रिसीव द पेमेंट. तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी एक होता है. ये पर्सन आप मेंशन कर देते हैं कि जो भी और अदर कोई ड्रॉई हो तो उसे पेमेंट दे सके, इसलिए ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट अराइज होता है, राइट. देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉई टू बी रिजॉर्टेड. मीन्स जो एक्चुअल ड्रॉई है उसके अलावा एडिशन में एक और ड्रॉई का नेम मेंशन कर दिया होता है, उसे बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. देन होल्डर. होल्डर क्या होता है, होल्डर जो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक, राइट, जिसके पास उस चेक का टाइटल है या जिसके पास उस चेक का पोजीशन है या जो एंटाइटल है टू रिसीव द अमाउंट, राइट, टू विच वो उस चेक का या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, होल्डर होगा, राइट. वेयर द नोट, बिल और चेक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन. तो अगर चेक कोई भी खो गया है या उसमें वो डिस्ट्रॉयड हो गया किसी रीज़न की वजह से, तो होल्डर वही पर्सन होगा जो उस लॉस होते समय उस जिसके पास जिस पर्सन के पास चेक होगा वही उसके लिए क्या होगा, लाइबल होगा. देन होल्डर इन ड्यू कोर्स. ये क्या होता है, लाइक अगर सपोज जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आपने ड्रॉन किया हुआ है, अगर कोई सेलर है वो बिल को डिस्काउंट करा लेता है बैंक से, ठीक है, और बैंक से उस बिल के बदले में पैसे ले लेता है और बैंक कुछ अमाउंट अपने पास रखे रहता है और बाकी का पेमेंट उस कस्टमर को दे देता है. और फर्दर जब भी ड्यू डेट आती है बैंक पैसे एक्चुअल क्रेडिटर से कलेक्ट डेटर से कलेक्ट करने की, तो बैंक उस डेटर से पेमेंट कलेक्ट कर लेता है. ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बैंक ने एक कंसिडरेशन पे कर दिया सेलर को. नाउ फर्दर अब कौन है, अब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन हो गया, बैंक हो गया. ठीक है, मीन्स जब आप कोई भी पर्सन हो, बैंक ना हो के कोई अदर पर्सन भी हो, तो आप कंसिडरेशन एक दे के जब उस बिल का उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन आप अपने पास रख लेते हो तो बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट. देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पढ़ेंगे. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखते हैं ये क्या होता है. तो पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे. ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग, पहले तो राइटिंग में होता है, ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. मीन्स ऐसा ऑर्डर, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट्स हो, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हम बारे में पढ़ेंगे अगर, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स पे आप बनाते समय इन पे कोई कंडीशन नहीं लिख सकते कि अगर ऐसा हुआ तो पेमेंट होगा. ठीक है, तो इस तरह से कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाता है. ठीक है, तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो कि क्या दिखाता है कि एक सर्टेन किसी भी पर्सन को एक सम ऑफ मनी पे करना है एट अ प्रीडिटरमाइंड डेट, जो भी उसमें डेट मेंशन होगी उस डेट को आपको पे करना पड़ेगा. ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या डिमांड पे या ऑर्डर पे किसी उसी पर्सन पे, उसी पर्सन के जिसने बिल ड्रॉ किया है ऑफ कोर्स, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर डेट को या उसकी डिमांड पे टू अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास भी
बियरर का, जैसे अभी बियरर का भी हम केस पढ़ेंगे, तो या जिसको बिल आपने दिया हुआ है, जिसने एक्सेप्ट किया है वो पे करेगा, या तो फिर जो भी होल्डर होगा, पोजेशन जिसके पास भी होगा उस बिल का, वो पे करेगा। ठीक है, तो अगर सपोज कोई भी बायर है वो क्रेडिट पे गुड परचेज करता है, तो सेलर उसको एक बिल बना के दे देता है राइटिंग में। ठीक है, कि एक ये उस पे वो बिल क्या स्पेसिफाई करता है कि आपको एक सम ऑफ मनी पे करना है। ठीक है, किसी भी पर्सन को, जो भी उसमें लिखा हुआ है जिसको ऑर्डर दिया है पे करने का, या तो फिर मेकर को ही पे करना होगा। राइट, तो देखिए इसमें कौन कौन सी नाउ कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए पार्टीज कौन कौन सी बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला होता है ड्रॉर। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो बिल बनाता है, ठीक है, जिससे आपने पेमेंट देना होता है। राइट, सो आ सेलर मीन्स जो गुड्स आपको बेच रहा है, ऑफकोर्स वही बिल आपको बना के देगा, वो जो स्पेसिफाई करेगा उस पर्सन को कि उसे पेमेंट देना है सेलर को। तो सेलर ही ड्रॉर होता है। सेलर या कोई भी क्रेडिटर है जिसे पैसे लेने हैं, हाँ, हु इज़ एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, में कोई भी पर्सन जो कि पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल है, वो बिल ड्रॉ करता है डेटर को। ठीक है, तो बिल ड्रॉ करने को मेकर को या सेलर को ही ड्रॉर बोलते हैं। फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन द बायर, किसके ऊपर, बायर पे, एक बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे सकता है। ठीक है, जो गुड्स खरीदने वाला है। द ड्रॉर आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू साइन इट एज मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑफकोर्स जो ड्रॉर है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है पर्सन को, तो उसका सिग्नेचर उस पर ज़रूरी होता है। देन ड्रॉई इज़ द पर्सन अपॉन वेयर होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। अब ड्रॉई कौन था? ड्रॉई वो जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता है ड्रॉर। ठीक है, सेलर है, अब सेलर बिल बना के दे रहा है बायर को, तो बायर क्या हो जाता है? ड्रॉई हो जाता है। बायर किसे बोलते हैं? परचेजर और डेटर ऑफ द गुड्स अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। बायर कौन होता है? सेलर के लिए उसका डेटर होता है, या कोई भी परचेजर हो जिसे गुड्स का पेमेंट देना है, जिसके जिसके ऊपर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको बना के दिया हुआ है। देन पेई इज द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड। अब देखिए ड्रॉअर है जैसे बिल जिसने बनाया है, या पेई है जिसको बिल का पेमेंट देना है, ये दोनों पर्सन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ड्रॉअर ऑफ द बिल हिमसेल्फ विल बी द पेई इफ ही कीप्स द बिल विद हिम टिल द डेट ऑफ इट्स पेमेंट। कभी कभी क्या होता है, बिल डिस्काउंट कराने के लिए जो ड्रॉअर होता है, सपोज सेलर है, ठीक है, सेलर ने आपको 1000 का गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं, क्या बोला हुआ है कि कस्टमर को बिल एक बना के दिया है, जो बिल स्पेसिफाई कर रहा है कि 1 मार्च को आपको इस बिल का पेमेंट देना है बायर को। ठीक है, बायर पेमेंट इसका देगा 1 मार्च को। सपोज सेलर को नीड हो गई पहले ही, हो सकता है सेलर को 25 फेब को ही नीड पड़ गई, तो सेलर क्या कर सकता है, ये बिल किसी को बेच भी सकता है, कि बिल आपने किसी को दे दिया है, अब वो पर्सन से आपने बिल के पैसे ले लिए, तो वो पर्सन आपको नीड के टाइम पे कुछ पैसे उसमें से कम करके, सपोज 1000 में से हो सकता है बस 900 ही पे करे। ठीक है, तो कुछ पैसे उसमें से कम करके ये आपको पेमेंट दे देगा। परचेजर बिल परचेज करने वाला सेलर को पेमेंट दे देगा, और जब भी ड्यू डेट आएगी तो ये क्या करेगा, ये बायर से रिसीव कर लेगा। राइट, तो इसी तरह से क्या केस कुछ होते हैं ऐसे, जब पेई और ड्रॉर अलग अलग भी हो सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रॉर और पेई दोनों क्या होते हैं, सेम पर्सन ही हो सकते हैं। देन नॉर्मली द ड्रॉर एंड पेई इज द सेम पर्सन, सिमिलरली द ड्रॉय एंड द एक्सेप्टर इज ऑल्सो द सेम पर्सन। नॉर्मली क्या होता है, जनरली ड्रॉर और पेई सेम पर्सन ही होते हैं। ठीक है, देन कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या होते हैं जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज में होने ही चाहिए। सबसे पहला क्या है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, मीन्स कोई भी ऐसा ऑर्डर ओरली या वर्बली नहीं हो सकता, राइटिंग में ही होना चाहिए। देन वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, कि अगर सपोज अगर हम ये किस कंडीशन आपने रख दी कि अगर ये मैरिज हो गई तभी आप ये पेमेंट करेंगे। ठीक है, मीन्स इस तरह की, ये जस्ट एन एग्जांपल है, बट अगर कोई भी कंडीशन उसमें अटैच्ड है तो वो बिल क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। राइट, तो अनकंडीशनल ऑर्डर ही होना चाहिए। देन पार्टीज मस्ट बी सर्टेन, कौन ड्रॉअर है, कौन पे है, कौन ड्रॉई है, वो सारी चीज़ें सर्टेनली पता होना चाहिए। देन जितना सम आपको पे करना है वो भी सर्टेन ही होना चाहिए। राइट, और जो भी अगर कोई फॉर्मेलिटी है, कहीं पे स्टैम्प लगना है या डेट्स वगैरह जैसे है, प्रॉपरली जो भी फॉर्मेट में होता है वो प्रॉपरली फॉर्मेट में होना चाहिए। राइट, ये सब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। देन देखिए मेच्योरिटी के रिलेटेड क्या रूल्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, तो सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 23 से 25 तक के जो प्रोविजंस हैं वो इसके रिगार्डिंग है, ऑफ द मेच्योरिटी के रिगार्डिंग। सो वो क्या कहते हैं, इफ़ इट इज़ मेड पेबल टू अ स्टार्टेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर डेट और आफ्टर साइट और ऑफ अ सर्टेन इमेट, इट मैच्योर्स और बिकम पेबल 3 days आफ्टर द करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ मंथ आफ्टर द स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स।
मीन्स ये कहता है प्रोविज़न कि जिस भी डेट को आपने पेमेंट करना है, ठीक है, मीन्स मंथ के स्टार्टिंग में जिस भी डेट को आपने पेमेंट करना है या किसी भी इवेंट के एक्वायर्ड होने के बाद पेमेंट करना है या जब वो मैच्योर्ड हो जाए तब पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट के बाद उसको 3 डेज़ का एक टाइम पीरियड मिलते हैं कि तब तक कि आपको ड्यू डेट के, दैट मीन्स 3 डेज़ के बाद पेमेंट करना था। ये जो 3 डेज़ का टाइम पीरियड आपको मिलता है इसे हम कहते हैं ग्रेस पीरियड, ठीक है। मीन्स अगर जब भी बिल ड्यू करता है, ठीक है, जब वो पेमेंट देना होता है तो या डिमांड पे सपोज अगर आप दे रहे हैं तो 3 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है, उसके बाद आपको पेमेंट देना ही रहता है। सो इफ द मंथ इन विच पीरियड द पीरियड वुड टर्मिनेट हैज़ नो करस्पॉन्डिंग डेट, द पीरियड शैल बी, वेट अ मिनट, मीन्स जो टाइम पीरियड था मंथ का जब तक कि आपको पेमेंट देना था, अगर वो टाइम पीरियड एंड हो गया है और आप पेमेंट नहीं दे पाए तो वो माना जाएगा कि वो पेमेंट की डेट सिर्फ लास्ट डे तक की थी उस मंथ के, और अगर तब तक भी आपने पेमेंट नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन आपको नेक्स्ट पीरियड में देना रहेगा। Then if it is made payable to a certain number of days after the date or after sight or after a certain event, the maturity is calculated by excluding the day on which the instrument is drawn or presented for acceptance or sight or on which the events happened. Like अगर जो भी बिल है उसका पेमेंट देना है, ठीक है, पेबल अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डेट और आफ्टर साइट, कुछ दिन कुछ डेज आपने डिसाइड कर रखे हैं कि 10 डेज हैं, इन डेज के बाद आपने पेमेंट देना है, ठीक है। देन उसका पेमेंट किस कब से कैलकुलेट किया जाएगा, उस डेट जब पेमेंट उसका कैलकुलेट करेंगे तो वो सारे दिन हटा दिए जाएंगे जब भी बिल को प्रेजेंट किया गया हो और फिर उसको एक्सेप्ट किया गया हो, ठीक है। उसका प्रेजेंटेड और एक्सेप्टेंस वाला डेट को हटा के देन हम कैलकुलेट करेंगे। अगर पेमेंट कैसे देना है, कुछ दिन के निकल जाने के बाद देना है, राइट। मेच्योरिटी, इफ़ द डेट ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, अगर जिस दिन मेच्योरिटी हो रही है बिल की वो कोई पब्लिक हॉलीडे है, इट शैल मेच्योर्ड ऑन अ प्रिसीडिंग बिजनेस डे, तो किस दिन माना जाएगा, सपोज 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को आपने बिल का पेमेंट देना था, बट ये क्या, ये हॉलीडे है तो माना जाएगा इसका एक प्रिसीडिंग, दैट मीन्स द 1 अक्टूबर को ही वो मैच्योर हो गया था, ऐसा माना जाएगा। एंड इफ द मैच्योरिटी डेट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन एमरजेंसी और अनफोर्सिन पब्लिक हॉलीडे, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल एक्सपायर ऑन द सक्सीडिंग बिजनेस डे, ठीक है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई, लाइक कोविड का लॉकडाउन आ गया था, तो ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई इमरजेंसी कि जब पॉसिबल नहीं हो पाया पेमेंट देना, तो वो बिल की डेट माना जाएगा एक्सपायर होगा। नेक्स्ट जब भी बिजनेस डे होगा इमरजेंसी सिचुएशन में जाने के बाद, जो भी वर्किंग डे होगा वही डे होगी उसकी मेच्योरिटी डेट। कोई भी बिल हो उसका मेच्योरिटी डेट वो होती है जो डेट उसमें मेंशन है, और अगर वो डिमांड पे पेबल है तो डिमांड पे पेबल होना है तो आपको 3 डेज़ का ग्रेस पीरियड का टाइम मिलता है, ठीक है। सो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का मेच्योरिटी का टाइम पीरियड। नाउ इसके बाद हम लोग फर्दर पढ़ेंगे अबाउट दी प्रोमिसरी नोट।